ओके, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद समथिंग कॉल्ड एज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। यहाँ पर तीन मेथड्स आते हैं जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है। ओके, सो नेशनल इनकम जो कॉन्सेप्ट जब इवॉल्व हुआ तो इसे देखने का अप्रोच हर एक कंट्री का अलग अलग था। एक कंट्री बोलेगी हमने प्रोडक्शन क्या किया उसके हिसाब से हमारा नेशनल इनकम आएगा। दूसरी कहेगी कि प्रोडक्शन तो ठीक है, प्रोडक्शन के थ्रू इनकम जो अलग अलग स्ट्राटास ऑफ द सोसाइटी है उनको क्या मिला उसके बेसिस पे आएगा। और तीसरा एक्सपेंस क्या क्या करना है, क्योंकि एक्सपेंस के लिए इनकम जरूरी है। तो तीनों अप्रोचेस को अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग जगह दी। फिर जो डेवलप कंट्रीज है वहां पर डेटा काफी कॉन्क्रीट और सॉलिड तरीके से अवेलेबल हो जाता है। जैसे इंडिया का टोटल पॉपुलेशन का 4.5% लोग ही है जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। 1.8% लोग हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न के साथ साथ इनकम टैक्स भी भरते हैं। सो नॉट मोर देन 2%, 2% से भी कम लोग अगर भर रहे इनकम टैक्स। तो इनकम मेथड इंडिया जैसे कंट्री में एप्लीकेबल होना बहुत मुश्किल है। Whereas this base is very broad in developed countries like Germany या France or for that matter US से। So यहाँ पर इनकम मेथड अच्छी खासी यूज होती है। So देखते हैं बेसिकली इनकम सॉरी नेशनल इनकम कंप्यूट करने के मेथड्स क्या। उससे पहले एक फिक्टिशियस इकोनॉमी जहाँ पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम देखते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द कंटिन्यूअस, ये बहुत जरूरी है, परपेचुअल रहेगा, ये रुकेगा नहीं, सर्कुलेशन ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर। ये तीन चीज है, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर, involving different sectors of the economy. There are three different interlinked phases in a circular flow of income, namely production, distribution and disposition. Production मतलब चीज बनाना, distribution जो चीज कंज्यूम करेंगे उन लोगों तक पहुंचाना, और disposition का मतलब है एक्चुअली उसको डिस्पोज ऑफ करना, यूज करना फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ योर वांट्स, यूटिलिटी। दिस कैन बी सीन फ्रॉम द फिगर। तो ये सर्कल है बेसिकली, पहले प्रोडक्शन होगा गुड्स और सर्विसेज का, ये गुड्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा फैक्टर इनकम के तौर के ऊपर, जिससे कि कंजम्पशन ओरिजिनेट हो सकता है, और ये फैक्टर इनकम यूज हो जाएगा टुवर्ड्स कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट को भी ये कंजम्पशन के तौर के ऊपर देखते हैं, एक ऐसा कंजम्पशन जो एक साल से ज्यादा समय के लिए चलेगा, दैट विल बी इन्वेस्टमेंट। यस, एग्जांपल आप यहाँ बैठे हो, जो बेंचेस है दैट इज एन इन्वेस्टमेंट जो कंज्यूम होगा ओवर 5 साल। एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इमीडिएटली एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, दैट वे। इन द प्रोडक्शन फेज firms produce goods and services with the help of factors of production. In the income or distribution phase, the flow of factor incomes in the form of rent, wages, interest and profits from firms to the household occurs. अगर मैं ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करूं, ये चार में से कितनी चीजें आएंगी और कौन सी आएंगी? सिर्फ कॉम्पेंसेशन टू वर्कर्स या एम्प्लॉइज नहीं आएगा, तो ये लोगों तक के पहुंच जाएगा, हाउस होल्ड तक के पहुंच जाएगा इनकम, और यही इनकम यूज किया जाएगा टुवर्ड्स कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। इन द एक्सपेंडिचर और डिस्पोजिशन फेज, द इनकम रिसीव्ड बाय डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट गुड्स। ये बहुत जरूरी है समझना। This expenditure leads to further production of goods and services and sustains the circular flow. यही expenditure आगे प्रोडक्शन करवाता है, क्योंकि फैक्टर इनकम जिनको मिला है उन्होंने ये खर्चा किया गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, और ये फर्म वाले सेक्टर के पास चला गया पैसा। फर्म वाले सेक्टर ने इस पैसे से फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड अरेंजमेंट ऑफ सर्विसेज करवाए, और ये फ्लो चलता रहा। These process of production, distribution and disposition keep going on simultaneously and enable us to look at national income from 3 different angles, namely flow of production or value addition, as a flow of income जिसको फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहा जा सकता है, या फैक्टर इनकम मेथड भी कहा जा सकता है, या सिंपली इनकम मेथड भी कहा जा सकता है। लास्ट है एज अ फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर। ईच ऑफ दीज डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट नेशनल इनकम सजेस्ट्स अ डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेशन, it suggests a different method of calculation and requires a different set of data. So national income अंडरलाइन करो मेरे साथ में, डिफरेंट सेट ऑफ डेटा अगर आपके पास है तो डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन आएंगे। अब ऐसा मन तो करता है अपने, या फिर लगता भी है कि प्रोडक्शन मेथड यूज कीजिए, इनकम मेथड यूज कीजिए या एक्सपेंडिचर मेथड यूज कीजिए, आंसर सेम आना चाहिए, करेक्ट है, क्योंकि एक ही चीज को 3 अलग अलग व्यू से देखने का तरीका है, बट आंसर सेम नहीं आते, आंसर सेम नहीं आते। रीजन, डेटा एक्यूरेटली सारे एंगल्स का अवेलेबल नहीं होता है। सो इंडिया जैसी कंट्री में आपको अलग अलग सेक्टर्स को अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। फॉर दैट मैटर कभी कभी एक सेक्टर में भी 2 या 3 तरीके से देखना पड़ सकता है। तो इसीलिए अगर आपने एक क्वेश्चन को लिया जिसको एक्सपेंडिचर मेथड से भी सॉल्व किया और इनकम मेथड से भी सॉल्व किया, तो नेशनल इनकम दोनों के केसेस में सेम नहीं आएगा। आ सकता है बट 1 in a million केस, बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है। The details in respect of what is measured and what data are required for all the 3 methods mentioned above are given in the following table. तो मेथड, पहली मेथड, दूसरी मेथड, तीसरी। पहली है आउटपुट मेथड। डेटा क्या क्या लगता है,
सम ऑफ नेट वैल्यूज एडेड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस ऑफ अ कंट्री। तो जो भी वैल्यू एडिशन हुई है आपकी, वो सारी चीजों का वैल्यू हमको चाहिए रहेगा। अब देखो एग्जाम्पल के लिए, मैंने एक चीज प्रोड्यूस की 100 रुपए की, वैल्यू एडेड मेथड, दूसरे बंदे ने इसी के ऊपर काम करके 150 रुपए की वैल्यू बना दी टोटल। सो मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा मैंने 100 रुपए का सेल किया, मैंने जिसको बेचा वो भी बोलेगा सर मैंने 150 रुपए का सेल किया, गवर्नमेंट कहेगी 250 रुपए का सेल हो गया। टेक्निकली स्पीकिंग वैल्यू एडिशन 150 हुई, मैंने 100 रुपए की, उसने 50 रुपए की, राइट। तो उसके लिए जो इनपुट के तौर के ऊपर आया, जो उसने कंज्यूम किया फॉर प्रोड्यूसिंग फर्दर आउटपुट्स, वो वाला रिड्यूस करना जरूरी है, राइट। तब जाके आपको फाइनल वैल्यू एडिशन मिलता है। इसका मतलब जो भी नेट वैल्यूज एडेड चाहिए वो नहीं अगर मिलते हैं तो टोटल सेल ले लीजिएगा और इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेस कर दीजिएगा। मैंने क्या कहा, समझा? श्योर। 100 रुपए का ब्रेड बना, 150 रुपए का सैंडविच बना, तो 250 रुपए के गुड्स नहीं बने। 250 रुपए के, सॉरी 150 रुपए के सैंडविचेस में से 100 रुपए का ब्रेड का इनपुट हटा दीजिएगा, सो दैट विल बी इट। व्हाट इज मेजर्ड? कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, यहां से ये पता चल जाता है। इनकम मेथड के अंदर टोटल फैक्टर इनकम जनरेटेड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये समझना जरूरी है कि ये डेटा बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होता है। अगर हम टर्शियरी सेक्टर की बात करें जिसमें सर्विसेज आती है मेजरली, तो सर्विसेज ज्यादा रेगुलेटेड होती है। रीजन सर्विसेज में व्हाइट कलर पॉपुलेशन इन्वॉल्व है। स्टेटमेंट का मतलब समझा? व्हाइट कलर पॉपुलेशन को बेसिकली दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक होता है व्हाइट कलर पॉपुलेशन, एक होता है ब्लू कलर पॉपुलेशन। व्हाइट कलर जो दिमाग का काम करते हैं, ब्लू कलर जो मेहनत का काम करते हैं। तो जनरली जो अंग मेहनत से काम करते हैं वो लोगों की अर्निंग वेजेस होती है बहुत कम होती है, तो इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि व्हाइट कॉलर पॉपुलेशन के केस में व्हाइट में इनकम आता है, बैंक में क्रेडिट हो रहा है, टीडीएस कटता है ऑल, ये सारा डेटा अवेलेबल हो जाता है। सो ये डेटा अवेलेबिलिटी बहुत आसान है टर्शियरी सेक्टर में, बट सो इज नॉट द केस विद प्राइमरी सेक्टर। एग्जांपल एग्रीकल्चर, मैं किसान हूं, मेरी खेती है, तो मैं क्या करूंगा, अनाज उगाऊंगा और मार्केट में बेचूंगा, वहां से पैसा आएगा। अगर आपने आड़त दुकान देखी तो पट्टी नाम से एक चीज होती है, पट्टियां मिलती है, राइट, उससे इनकम पता चल जाती है। बट क्या जितना प्रोडक्शन हुआ वो पूरा मैंने सेल किया? नहीं, मैंने पर्सनल कंजम्पशन के लिए 4 बोरी गेहूं साल भर के लिए बाजू में रख लिया, हल्दी निकाल कर रख दी, मिर्च निकाल कर रख दी, सब्जियां मैं मतलब खेत के खेत में उगा रहा हूँ, मार्केट से नहीं ला रहा हूँ। इससे हो क्या रहा है, देयर इज सर्टेन इनकम जो रिपोर्ट ही नहीं हो रहा है, मैं सेल्फ कंजम्पशन कर रहा हूँ। तो टर्शियरी सेक्टर में जैसे इनकम ढूंढना आसान है, प्राइमरी सेक्टर में उतना आसान नहीं है। और सेकेंडरी सेक्टर तो आपको पता है ब्लैक प्रोडक्शन क्या होता है, जो ऑन रिकॉर्ड प्रोडक्शन आता ही नहीं है, बन जाता है और बिक जाता है। सेकेंडरी सेक्टर्स में भी प्रॉब्लम आते हैं। सो इनकम मेथड से कंप्यूट करना बहुत मुश्किल है जब तक के ऑर्गेनाइज्ड वे में काम नहीं होता है। यहां से पता चलता है रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ओनर्स, 4 फैक्टर्स ओनर्स है। और लास्ट डिस्पोजिशन सम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ 3 स्पेंडिंग यूनिट्स। इकोनॉमी में स्पेंड कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, कंज्यूमर हाउसहोल्ड्स करते हैं और प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस भी करते हैं। गवर्नमेंट कंजम्पशन भी करती है, इन्वेस्टमेंट भी करती है। जैसे पुलिस का सैलरी कंजम्पशन है, ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट है। हाउसहोल्ड के केस में जनरली कंजम्पशन हो जाता है और प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस के केस में जनरली इन्वेस्टमेंट होता है। यहां से पता चलता है फ्लो ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। ये टेबल इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आगे का अच्छे से समझ गया तो, और अगर आगे का समझ गया नहीं समझा तो ये किसी वैसे भी काम का नहीं रहेगा। तो ये टेबल वैसे रिडंडेंट है, नहीं याद रखा तो भी चलेगा। corresponding to the three phases there are three methods of measuring national income. पहला वैल्यू एडेड मेथड आल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड या प्रोडक्शन मेथड, दूसरा है इनकम मेथड और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। पहले देखते हैं वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट मेथड। नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड इज द sum total of net value added at FC across all producing units of the economy। वही तो हमको चाहिए, NNP-FC। The value added method measures the contribution of each producing enterprise in the domestic territory of the country। Domestic बोला है भाई साहब, ये तो domestic हो जाएगा। national लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? In an accounting year and entails consolidation of production of each industry less production of each industry less intermediate purchases from all the other industries। This method of measurement shows the unduplicated contribution by each industry to the total output। ये unduplicated word का meaning या implication कोई बता सकता है? Unduplicated डबल काउंटिंग अवॉइड करना। तो जो ब्रेड मैंने प्रोड्यूस किया वो मैं तो काउंट कर रहा था, सैंडविच वाला भी काउंट करेगा तो डबल काउंटिंग होगा। तो ये डुप्लीकेशन अवॉइड करते हुए हमें काउंट करना है, इसीलिए वैल्यू एडेड देखना ना कि टोटल सेल। It shows the unduplicated contribution made by each industry to the total output। तो ब्रेड इंडस्ट्री का अपने एग्जांपल में 100 रुपए कंट्रीब्यूशन है और सैंडविच का 150 नहीं
50 रहेगा। नाइस। दिस मेथड इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स बहुत सिंपल है। पहला, आइडेंटिफाई, ये तुमको नहीं करना है, ये सीएसओ करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। आइडेंटिफाइंग द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस, तो आइडेंटिफाई कीजिए, और क्लासिफाइंग देम इनटू डिफरेंट सेक्टर्स, यू अंडरस्टैंड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ देयर एक्टिविटीज। ऑल द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस 3 सेक्टर्स में बढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। These sectors are further subdivided into subsectors, and each subsector is further subdivided into commodity group or service group. कैसा पता चलता है गवर्नमेंट को कौन कौन सी कमोडिटी बना रहा है और कौन सी सर्विस रेंडर कर रहा है? क्या होता है? सिंक्रोनाइजेशन कुछ नहीं है सर, इट्स हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये 8 डिजिट का नंबर होता है हर एक जीएसटी इनवॉइस के ऊपर। पहले सेनमैट चलता था तब अलग, यहाँ पर अब जब से जीएसटी आ गया 1 जुलाई 2017 से, हर एक इनवॉइस के अंदर हर एक आइटम, वो गुड्स का है या सर्विस का है, उस 8 डिजिट का कोड होता है। टर्नओवर के बेसिस के ऊपर 2 डिजिट, 4 डिजिट या 8 डिजिट डालना है, वो रूल्स है, उसके हिसाब से आप डालोगे, जिसके अंदर जीएसटी के रिटर्न्स के अंदर सबमिट हो जाएगा डेटा, जिससे गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि कितने ब्रेड बने और कितने सैंडविचेस बने। समझ में आ रहा? सो कैटेगरी वाइज और इंडस्ट्री वाइज और कमोडिटी वाइज डेटा गवर्नमेंट के पास अवेलेबल हो जाता है। स्टेप 2, अब ये सारा डेटा आपके हाथ आ जाए तो इसके बेसिस के ऊपर ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज। याद रखिएगा, जीवीए एमपी इटसेल्फ इज जीडीपी एमपी। तो बहुत सारे क्वेश्चन में ना आपको डेटा दिया हुआ रहेगा जीवीए एमपी का, और जीडीपी से आगे एनएनपीएफसी तक के जाने का बाकी डेटा दिया रहेगा। समझा मैं क्या कहा? जीडीपी एमपी तक के डेटा ही नहीं दिया है, जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी तक का डेटा दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, एनएफआई दिया है, बट जीडीपी पहुंचने का डेटा ही नहीं दिया है। डेटा दिया है जीवीए एमपी का, तो जीवीए एमपी फाइंड आउट कीजिएगा और यही जीडीपी है ऐसा मान के जीडीपी से एनएनपी तक के सफर तय कर लो। व्हाट इज जीवीए एमपी? सो बेसिकली वैल्यू ऑफ सारा 150 रुपए और 100 रुपए का सेल, सारा आउटपुट का सेल, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। भाई 100 रुपए के जो ब्रेड्स है वो आपने कंज्यूम किया तो वो रिड्यूस कर दो। दैट वे सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है ना, इसी का मतलब सेल प्लस चेंज इन स्टॉक होता है। ये क्या है जरा समझाइए। पक्का? या ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक? देखो एग्जैक्ट अपोजिट आंसर्स आ रहे हैं, दोनों में से एक ही सही है। क्यों ऐसा? समझा? तुझं नाव आदित्य ना? कळालं तुला? समजावतो, हे बघ माझ्याकडे, जय श्री राम, 10 रोटियां बची थी। ओके, दिस इज ओपनिंग, यस और नो? रात में मैं जब भी कंज्यूम कर रहा हूँ रोटियां, मैं लिख के रख रहा हूँ और मुझे पता चल गया मैंने 40 रोटियां कंज्यूम कर ली, राइट है? और क्या हुआ? याला पाहून त्रास होता तुला? फिर मैं डार्क रखा है और मेरा क्लोजिंग स्टॉक है से 12 यूनिट्स का। इसके बेसिस के ऊपर एक डेटा मिसिंग है जो आप बता सकते हैं, कौन सा? ओपनिंग रोटियां कैसरोल में कितनी थी परचेज, या फिर न्यूली मेड ताजी तवानी रोटियां कितनी बने? ये एक्स है, बता सकते क्या आएगा ये फिगर, या कैसे आएगा ये फिगर? यू से 30 बनाए रोटियां। ओके, देखो मेरे पास 10 रोटियां थी और कुछ रोटियां मैंने बनाई, तो टोटल डब्बे के अंदर की रोटियां इज इक्वल टू मैंने कुछ खाई और कुछ बचाई। ये सुनो, तो इससे मुझे क्या पता चल गया? x इज इक्वल टू 40 प्लस 12 माइनस 10, दिस विल बी 42। तो मैं कहूंगा 42 ताजी रोटियां मैंने बनाई, ये है प्रोडक्शन इस साल का। समझ में आ रहा है? अब देखो 12 क्या है? क्लोजिंग। 10 क्या है? ओपनिंग। मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, चेंज इन स्टॉक, यस, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। कळालं तुला? सो चेंज इन स्टॉक इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग।
तो सेल हुआ 1000 करोड़ का, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है 200 करोड़ का और ओपनिंग स्टॉक था 150 करोड़ का। तो बात को समझिए, 50 करोड़ मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया और 1000 करोड़ का सेल हो गया। तो 1000 का सेल हुआ और 50 स्टॉक में बच गया, मतलब 1050 मैंने ताजा बनाया होगा। समझा? हो सकता है आपका ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो जाए, तो इसका मतलब है सेल मैंने ओपनिंग स्टॉक में से भी थोड़ा बहुत कर लिया। समझ में आ रहा है? तो याद रखना, कंफ्यूजन हो जाता है। दिस इज नॉट ओपनिंग माइनस क्लोजिंग बट क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में थोड़ा सोच कर भी वहां पर कर दिया तो चलेगा। इकोनॉमिक्स का पेपर 2 घंटे का होता है और यू ऐसा 20-25 मिनट में हो जाता है पेपर, जिन्होंने दिया उनको पता भी होगा। ये माइक्रो रपर पर निकल जाता, कैलकुलेशन थोड़े बहुत रहते हैं, उसको आधा घंटा भी दे दिया तो 1 घंटा टोटल पूरा खत्म हो जाता। तो रट्टा मारने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लॉजिक पैदा करो। ठीक है, सेल्स नहीं, उसमें परचेज है। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज कंजम्पशन ऑफ गुड्स। नहीं, मैंने नहीं सुना। तुम जो बोल रहे हैं ना, वो मेथड है जहां पर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट भी नहीं आता है, ट्रायल बैलेंस में आ जाता है। उस समय आपको परचेज नहीं दिखता है, ओपनिंग स्टॉक भी नहीं दिखता है। इट इज कंजम्पशन और क्लोजिंग। अच्छा, सिंगल एंट्री में तो 50 फॉर्मूले बन सकते हैं, यू नो इट। जरूरत के बेसिस के ऊपर बनाते हैं। मॉड्यूल है, यहाँ पर स्टार कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नोट क्या है ये वाला जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी, ये इंपॉर्टेंट है। Note that imports are included in the value of intermediate consumption if total purchases अगर दिए हैं। अगर क्वेश्चन में टोटल परचेज दिया है तो हम ये मानते हैं इंपोर्ट वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन में एडेड है, क्योंकि जो इंपोर्टेड मटेरियल वो हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते। इंपोर्टेड मटेरियल हम जो फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें इनपुट के तौर के ऊपर यूज होता है, ऐसा मानना है। दूसरा, इफ डोमेस्टिक परचेज अलग से दिया है, स्पेशली मेंशन, देन इंपोर्ट विल बी एडेड। अगर डोमेस्टिक है मतलब इसके अंदर इंपोर्टेड मटेरियल नहीं होना चाहिए, तभी तो डोमेस्टिक है, तो इंपोर्टेड मटेरियल उसमें ऐड करना पड़ेगा। ऑल्सो सेल्स में एक्सपोर्ट नहीं रहे, सॉरी इंक्लूड रहेगा एक्सपोर्ट। अगर डोमेस्टिक सेल्स सेपरेटली मेंशन है तो एक्सपोर्ट ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली सेल फिगर दिया तो सेल इंडिया के अंदर और सेल इंडिया के बाहर ये सब मिला के है ऐसा मान लिया जाएगा। बट सेल के वजह डोमेस्टिक सेल दिया तो समझने की बात, इसके अंदर एक्सपोर्ट एडेड नहीं। ठीक, तो पहले में आप डेटा जमा करो, दूसरे में जीवीए एमपी ढूंढो, और जीवीए एमपी ही जीडीपी एमपी है आपको पता है। और आपको पता है नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए जीवीएमपी दैट इज जीडीपी एमपी, इसमें से अगर आप डेप्रिसिएशन लेस कर दोगे तो क्या मिलेगा? ग्रॉस का डेप्रिसिएशन जाने पर एनडीपी एमपी होएगा। हमको क्या चाहिए है? एनएनपीएफसी चाहिए है। अब इसके अंदर मैं क्या लेस कर दूंगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो एन डी पी एम पी से अगर मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा दूं तो क्या मिलेगा? एन डी पी एफ सी। एफ सी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आ जाऊंगा, और एन डी पी एफ सी के अंदर नेट फॉरेन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दूं तो डोमेस्टिक का हो जाएगा नेशनल, एंड दैट विल बी एन एन पी एफ सी। इन शॉर्ट क्या, ये वही मेथड पे आ गया, सिर्फ जीडीपी कंप्यूट करने के लिए आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बाकी सारे फिगर्स या नंबर्स सेम है। करेक्ट है? ये नहीं पढ़ा मैंने, डिड यू गेट इट? समझ में आ रहा है कोई प्रॉब्लम? थक गए क्या तुम लोग? बहुत ही शांत है। गाली खा के आया क्या? डांट खाई क्या? क्या? 2-2 घंटे फाइनेंस का लेक्चर कोई भी 3 घंटे से नीचे मिलते नहीं है आपको। तैयारी रखो बैठने की, लड़के ऑब्वियसली। द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर आल्सो इंक्लूडेड। क्या क्या इंक्लूड होगा? ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय गवर्नमेंट, एंटरप्राइजेस एंड हाउसहोल्ड। गवर्नमेंट या एंटरप्राइजेस या हाउसहोल्ड खुद के लिए अगर कोई एसेट बनाते हैं, नाइस, तो ये ऐड होना जरूरी है, राइट? दूसरा, इम्प्यूटेड, व्हाट इज दिस? इम्प्यूटेड माइक्रो कहां तक पहुंचा आपका? कॉस्ट हुआ? अच्छा बहुत पीछे, तो कॉस्ट नहीं हुआ है तुम्हारा, जिनका इससे पहले अटेम्प्ट हुआ है। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? What is economic cost, accounting cost, opportunity cost, imputed cost, computed cost, implicit cost, explicit cost? Nice.
नहीं अभी तो बहुत सारे बोले नहीं मैंने, वेरिएबल, फिक्स, सेमी वेरिएबल, मार्जिनल, ठीक है, 2 टाइप के कॉस्ट होते हैं। ये जगह मेरी है, ओके, मैं किराए पे दूं तो मुझे 1.5 लाख रुपए महीने का आएगा इस जगह का, लोकेशन के हिसाब से, फाइन। अरे आई स्टूडेंट था, मैं बोलना चालू कर दिया ना, नॉट अज्यूम, अज्यूम गलत वर्ड हो जाएगा। 1.5 लाख रुपए मुझे महीना यहाँ से मिल जाएगा, करेक्ट है। तो जब मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट 1.5 लाख से ऊपर अगर आया तो ही मतलब है बिजनेस करने में, करेक्ट नो, है ना। सो अगर मेरा प्रॉफिट 2 लाख आ रहा है तो मेरा इंप्यूटेड कॉस्ट हटा दूं, ऐसी कॉस्ट जो कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, जो आउट ऑफ पॉकेट नहीं है, खर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी और को दूं तो प्रोडक्टिवली मेरे पास पैसा आएगा। सो 1.5 लाख का रेंट अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो 2 लाख अगर मैं प्रॉफिट कमाऊं तो 50,000 रुपए एक्चुअली बिजनेस रन करने की वजह से मैं कमा रहा हूं, ऐसा कह सकता हूँ। समझ में आ रहा है। सो ये जो 1.5 लाख है दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज इंप्यूटेड कॉस्ट। ये भी इस आपके जीवीए का हिस्सा होना चाहिए। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो आपने खुद ही कंज्यूम किया, दूसरे किसी को दिया नहीं। इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, ये तो प्रोडक्शन एक्टिविटी के एंगल से हो गया, सर्विस रेंडर करना भी प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में। ऑक्यूपाइड हाउसेस मतलब सेल्फ कंजम्पशन हो रहा है जिसका अदरवाइज कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं था, उसका भी इंप्यूटेड वैल्यू आपको लेना है। और लास्ट है चेंज इन स्टॉक इन्वेंट्री, आपको लिखना है तो लिख दीजिए यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये पॉजिटिव है तो बढ़ेगा और नेगेटिव है तो घटेगा, जीवीए। ओके, प्रोडक्शन मेथड इससे बड़ा तो 12th में है, उसमें रूल्स है कौन सी चीज पर ध्यान देना, डबल कंपटीशन नहीं होना चाहिए, ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं आना चाहिए, ऐसे रूल्स दिए, यहाँ पर नहीं दिया। थोड़ी देर टाइम, सही समझ आ रही है। इनकम मेथड, अभी व्यू पॉइंट 2 इनकम मेथड से देखिए। Production is carried out by the combined efforts of all factors of production. You know it. The factors are paid factor incomes for the services rendered. In other words, whatever is produced by a producing unit is distributed among the factors of production for their services. So सीधी बात है, आपके P&L के डेबिट में जो है सारी चीजें, वही सारी फैक्टर पेमेंट है। ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएगा आपका वेजेस, और P&L के डेबिट में आएगा सारा ऑपरेटिंग सरप्लस, जो एक तो इंटरेस्ट में जाएगा, या तो रेंट में जाएगा, या तो मालिक के घर पे प्रॉफिट के तौर पे जाएगा, इन तीनों की टोटल रहेगी। सो यही फैक्टर पेमेंट है। अंडर फैक्टर इनकम मेथड या सिंपली इनकम मेथड, आल्सो कॉल्ड एज फैक्टर पेमेंट मेथड या डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड, अंडरलाइन कर दिए, ध्यान में नहीं रखते वर्ड्स, एग्जाम में आया तो ये कहां हमने पढ़ा ही नहीं वगैरह, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप 2 3 4 बार रिवाइज करोगे खुद ब खुद ये हाइलाइटेड वर्ड्स दिमाग में जाते हैं। व्हाट इज सीएफसी? हां बट लॉन्ग फॉर्म क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अंडर ये मेथड नाम है फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट या डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड। नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय summation of factor incomes paid out by all the production units within the domestic territory, within the domestic territory, सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, बाहर से भी देखना पड़ता है, तभी तो नेशनल इनकम आएगा। देखते हैं, ऑफ अ कंट्री हैज वेजेस एंड सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो बाय डेफिनेशन इट इंक्लूड्स फैक्टर पेमेंट टू बोथ रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट, दोनों को भी डोमेस्टिक के अंदर, राइट। बट सिर्फ यही नहीं, यहां से हमको क्या मिलेगा? एनडीपी, एफसी, एएफएफसी आ गया, वहां पे एमपी था प्लस वहां जी था, ग्रॉस था, वो जीडीपी एमपी पे ले जा रहा था, ये एनडी पे एफसी पे ले आ रहा है। तो जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कौन सी मेथड ये अप्रोच की तरफ लेकर जा रहा है। अगर हमको दिख रहा है कि ये प्रोडक्ट मेथड, ये प्रोडक्शन मेथड के एंगल से जा रहे हैं तो जीडीपी एमपी पैदा हो जाएगा, बट अगर इनकम मेथड से आ रहे हैं तो जीडीपी एमपी नहीं आएगा, इट विल बी एनडीपी एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट वाला। यस, फिर इसमें एनएफआई आ जाएगा तो एनडीपीएफसी का बन जाएगा एनपीएफसी, मतलब यहाँ पर एक स्टेप में आपको नेशनल इनकम मिल जाएगा। So it is what sum of factor incomes paid out by all production units within the domestic territory of a country, और ये आप देख चुके हो, कंजम्पशन, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और ऑपरेटिंग सरप्लस जिसमें रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट आ जाता है, करेक्ट, प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये क्या आने वाला है? ये तीनों का मिलके एनडीपीएफसी। इसमें नेट फैक्टर इनकम ऐड कर दो, डी का हो जाएगा एफ, सॉरी डी का हो जाएगा एन, एनएनपीएफसी, करेक्ट, और वही आपका नेशनल इनकम। सिंपल। अगर कल जो हुआ है वो अच्छे से समझा है तो ये बहुत स्मूथ है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। Only incomes earned by owners of primary factors of production are included in national income.
ये प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। आप सेकेंडरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी होते हैं क्या? टेक्निकली नहीं, बट फिर प्राइमरी वर्ड यूज करने का रीजन क्या है आगे? Thus, while wages of laborers will be included, pensions of retired workers will be excluded from national income. क्योंकि पेंशन क्या है? ट्रांसफर इनकम। क्या गवर्नमेंट आपको फ्री में दे रही है ये? नहीं। फिर कौन दे रहा है आपको? दे तो गवर्नमेंट ही रही है, लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं दे रही, ये स्टेटमेंट भी सही है। कैसे? आप जब 100 रुपए की सैलरी कमाते हो ना, उसमें से 10 रुपया पीएफ कटता है, और ये पीएफ 10-10 रुपए हर महीना कटता है, और जब आपकी रिटायरमेंट आ जाती है उसके बाद ये 10-10 रुपए आपको वापस मिलता है। तो ये आपका ही इनकम है, जो आपका पर्सनल इनकम में नहीं आ पाया, ये आपके फ्यूचर के लिए यूज हुआ, आपने आज नहीं कमाया। तो ये फैक्टर पेमेंट हम जो देखेंगे वो प्राइमरी फैक्टर पेमेंट देखेंगे का मतलब है आपने आज कमाया हुआ ताजा प्रोडक्शन का देखेंगे पेमेंट। आपको पुराने प्रोडक्शन के लिए, पुरानी मेहनत के लिए जो पैसा था वो आज अगर मिल रहा है तो वो नहीं आएगा। इसका मतलब इनडायरेक्टली आप यहाँ पर रिसीट बेसिस पर नहीं, अक्रूवल बेसिस पे देखोगे। सो आपकी कमाई अगर आपको मिली है तो ही इनकम ऐड हो जाएगा, आपकी आज की कमाई नहीं, कल की या फिर आने वाले कल की। दैट इज पेंशन फंड मत इंक्लूड करो, सेल होने वाला है, सर्विस देने वाले हो, आपको एडवांस पैसा मिला है, वो भी मत इंक्लूड करो क्योंकि प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है। समझा? सो इनकम का मतलब यहाँ पर अर्न इनकम है, ना कि रिसीव्ड इनकम। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इंक्लूड्स अपार्ट फ्रॉम वेजेस एंड सैलरीज, क्या क्या मिलता है इसमें? बोनस आपकी कमाई, इंटरनेशनल अलाउंस, महंगाई भत्ता आपकी कमाई, कमीशन आपकी कमाई, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। क्योंकि ये जब फ्यूचर में आपको मिलेगा तब इनकम मत पकड़ो, अभी भी अगर मत पकड़ो तो इनकम कब पकड़ो? तो अभी इनकम आपको पकड़ना पड़ेगा, तब इनकम नहीं पकड़ना पड़ेगा। ये इनकम है, बस डिस्पोजेबल इनकम नहीं है। समझ में आ रहा है? आपके नाम से खर्चा कर रहा है एम्प्लॉयर, लेकिन आपके जेब में नहीं जा रहा है ये पैसा। ये डिस्पोजेबल इनकम उस साल बनेगा, क्योंकि आपको याद होगा कल हमने देखा डिस्पोजेबल इनकम अर्न बेसिस पे नहीं, रिसीट बेसिस पे आता है। याद आ रहा है ना? कंफ्यूज मत होना। एंड इम्प्यूटेड हमने देख लिया, वैल्यू ऑफ कॉम्पेंसेशन इन काइंड, तो जो चीजें आपको काइंड में मिलती है। क्या देता है एम्प्लॉयर काइंड में आपको? पैसा नहीं देता है, चीज दे देता है एम्प्लॉयर। एग्जाम्पल, कैंटीन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। पैसा नहीं मिलता है, बस लेगी, बस लेने को आएगी, खाना मिल जाएगा दोपहर का, यूनिफॉर्म मिल जाएगा आपके कंपनी का। ये सारी चीजें इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ कॉम्पेंसेशन इन काइंड माना जाएगा। नॉन लेबर इनकम इंक्लूड्स रेंट, जो एक्चुअली इम्प्यूटेड हो सकता है, एक्चुअल किराया मिल रहा है, इम्प्यूटेड मिल नहीं रहा है, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। रॉयल्टी, यू अंडरस्टैंड दिस? डू यू? Interest on loans availed for productive services, dividends or undistributed profits of corporations before tax। आपको ये पता है, डिविडेंड बटा हुआ पैसा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ना बटा हुआ पैसा मालिक का, राइट, बिफोर टैक्सेस। प्रॉफिट्स ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस, सोल प्रोप्रिएटर्स, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, इनका सारा प्रॉफिट एंड ऑफ द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी जो नॉन लेबर इनकम के अंदर आएगी। इन शॉर्ट इनकम में आ रही है, ऐड कर दो इसे। ठीक, इन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड दिया है, बिफोर टैक्सेस। इसका मतलब अगर आपको आया एक कंपनी का या फिर पूरे इकोनॉमी का डिविडेंड इनकम आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग्स प्लस कॉर्पोरेट टैक्सेस आया, तो रिटेन अर्निंग्स आपकी टैक्स के बाद आती है, ये पता है? रिटेन अर्निंग्स आपकी टैक्स के बाद आती है। सोचो 100 रुपया आपका इनकम है कंपनी का, आपने 30 रुपया गवर्नमेंट को दे दिया, बचा 70 रुपया, 70 में से 25 रुपया बांट दिया डिविडेंड के तौर के ऊपर, और 45 रुपीज आपका रिटेन अर्निंग्स है। ये पैसा कमाया लेकिन बांटा नहीं, तो ये 45 फिगर दिया हुआ रहेगा, आपको बोला हुआ रहेगा 25 रुपए डिविडेंड के तौर के ऊपर बांटा। आप बोलोगे ये कंपनी का इनकम है, नहीं, कंपनी इनकम ये है। तो ये 30 रुपए जो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, सॉरी कॉर्पोरेट टैक्स आपने पे किया है, वो भी ऐड कीजिएगा। ओके, क्वेश्चंस में है ये डेटा, मैं जो बोल रहा हूँ आपको बाद में रिलेट हो जाएगा। Note, interest paid by government on public debt, interest on consumption loans and interest paid by one firm to another are excluded। कल तो हमने देखा पब्लिक डेट के ऊपर का इंटरेस्ट ऐड कर रहे थे, वो तब कर रहे थे जब हम पर्सनल इनकम ढूंढ रहे थे, ना कि नेशनल इनकम। पढ़ते समय ध्यान दीजिए, आप नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, पर्सनल इनकम या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में क्या फर्क है? डायरेक्ट टैक्स जो ऑन इंडिविजुअल्स, नॉट कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल्स जो लगेगा वो कटेगा। सो प्रॉफिट क्या है? कॉर्पोरेट टैक्सेस प्लस डिविडेंड रिटेन, सॉरी
ये यहां पर प्लस है, प्लस डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स। तो इसके हिसाब से कॉर्पोरेट टैक्स कितना हुआ 30 रुपया, डिविडेंड कितना है 25 रुपया और रिटर्न अर्निंग्स कितनी है 45। कितना हो गया टोटल 45 एंड 25 70 70 30 100। तो प्रॉफिट 100 है। समझा क्या? बहुत जरूरी है समझना कि कब टैक्स ऐड करना है कब नहीं करना है। अगर आपको बोला है कि जो रिटर्न अर्निंग्स है बिफोर टैक्सेस है तो टैक्सेस ऐड मत करो, आफ्टर टैक्सेस है तो ऑब्वियसली ऐड करो क्योंकि ये आफ्टर टैक्स आया था। बाय यूजिंग इनकम मेथड कैपिटल गेन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कैपिटल गेन्स विंडफॉल प्रॉफिट्स, ये क्या होता है? सुना है वर्ड कैपिटल गेन? सुना है? कोई एसेट बेच के 10,000 की एसेट 12,000 में बेची, कुछ प्रोडक्शन हुआ क्या? नहीं, फुकट 2,000 रुपए बढ़ के मिल गए। क्यों? स्कैरसिटी आ गई, कोई वैल्यूएशन नहीं हुआ बट स्कैरसिटी आ गई बोल के 200 रुपए महंगा हो गया। तो ये कोई प्रोडक्शन नहीं, ये कोई नेशनल इनकम नहीं है, छोड़ दो इसको। विंडफॉल प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो अचानक से हो गया, लॉटरी लग गई, कुछ कमाया आपने, पैसा कमाया लेकिन कुछ वैल्यूएशन हुआ नहीं, तो ये भी नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं है। ट्रांसफर इनकम, मेरी कमाई मैंने मेरे वाइफ को दी, ये ट्रांसफर इनकम हुआ, कोई वैल्यूएशन नहीं हुआ है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, कार थी सेकंड हैंड वो बेची, कुछ उसमें प्रोडक्शन नहीं हुआ। एंड फाइनेंशियल एसेट, एक शेयर मैंने तुमको बेचा, क्या फायदा हुआ? किसी को कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। और पेमेंट्स आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स, आपको चाहिए तो लिख दो पेंसिल से या ब्रैकेट में कहीं तो, एग्जांपल पेंशन्स, पेंशन आर नॉट इंक्लूडेड, ये इंक्लूड नहीं होगा, नहीं होगा इनकम मेथड में, ये सारे इनकम्स ऐड नहीं होंगे। However, ये सारी सर्विसेज देने के लिए किसी ब्रोकर ने कमीशन लिया, ब्रोकरेज लिया, या इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज है तो इसको ऐड किया जाए। ये 12th में भी हुआ है आपका। Provided by owners of production units will be included as these add to current flow of goods and services. That's fine. तो ये ऐड नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Usually it is difficult to separate labor income from capital income because in many instances people provide both labor and capital services. Such is the case with self-employed people. Self-employed आदमी का मतलब है छोटा सा दाबेली की गाड़ी है, दाबेली की गाड़ी का पैसा भी मेरा और दाबेली बनाने वाला लेबर भी मैं, तो मेरी ही कैपिटल है और मेरी ही लेबर है, तो मुझे ही इंटरेस्ट मिलना चाहिए कैपिटल का और मुझे ही वेजेस मिलने चाहिए मेरे लेबर के। तो ये अलग अलग करना बहुत मुश्किल होता है इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। लॉयर्स है, इंजीनियर्स है, मैं तो एकदम दहीपुरी वाले पे चला गया, क्या दाबेली वाले पे चला गया, बट ये लोग भी है ना, प्रोपरेटर्स आए। इन इकोनॉमीज वेयर सबसिस्टेंस प्रोडक्शन एंड स्मॉल कमोडिटी प्रोडक्शन इज डोमिनेंट, स्मॉल कमोडिटी प्रोडक्शन तो नाम से ही पता चल जाएगा आपको, छोटी छोटी चीजें बनाई जाती है। सबसिस्टेंस प्रोडक्शन क्या चीज है? सुना है? व्हाट इज सबसिस्टेंस? कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, ना सबसिस्टेंस इज डिफरेंट देन सफिशिएंट। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कौन सा यूनिट चल रहा है? अच्छा फर्स्ट ही हुआ है, ओके। सेकंड यूनिट है आपका कंसीडरेशन, ओके। कंसीडरेशन में एक्सेप्शंस है, न्यूडम पैक्टम के, देयर इज नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस है। वहां पर बोला है नेचुरल लव एंड अफेक्शन जहां पर है वहां पर, अब घर पे जाके पढ़ सकते, पढ़ लेना, नेचुरल लव एंड अफेक्शन की जगह पर कंसीडरेशन के बिना भी, अब कंसीडरेशन तो समझता ना, कंसीडरेशन के बिना भी अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, लेकिन वहां जरूरी है सबसिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, ओके। एक एक्स उसकी वाइफ है वाई, तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसीडरेशन का वैलिड है क्योंकि रिलेशन है, बट डाइवोर्स हो गया तो रिलेशन नहीं बचेगा, रिलेशन इज नॉट सबसिस्टिंग, सबसिस्टिंग मतलब एग्जिस्ट करना। तो ऐसा प्रोडक्शन जो आपको जिंदा रहने के लिए काफी हो जाता है, दैट इज ऐसे लोग जो दिहाड़ी जैसा काम करते हैं, दिन की रोजी कमाते और खत्म कर देते दिन। तुमने सुना होगा लेबर मतलब 200 रुपए दिन का, 500 रुपए दिन का मिल गया तो शांत हो जाता है। बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर, लॉ ऑफ सप्लाई तो हुआ होगा ना 12th में, सप्लाई कर्व ऐसा होता है और बाद में ऐसा चल जाता है इन केस ऑफ लेबर। बैकवर्ड बेंडिंग क्यों होता है? बिकॉज एक लेवल के ऊपर इनकम बढ़े उनको पसंद नहीं आता, बोलते आराम करो मुझे नहीं चाहिए पैसे, और दैट्स व्हाट बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। तो ये सिनेरियो तब होता है जब सबसिस्टेंस प्रोडक्शन आपके पास चलता है, तो आप कितना प्रोडक्शन करना चाहोगे? दिन का खर्चा निकल जाए बस, समय में खुश। सो वैसा जब आपका चलता है, आपकी इकोनॉमी में डोमिनेंट है ऐसे लोग जो जिंदा रहने पूरा काम कर रहे हैं, मतलब दिन निकल जाए बस, या फिर स्मॉल कमोडिटी प्रोडक्शन, बड़े स्केल के ऊपर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, छोटा सा कुटीर उद्योग है, ये डोमिनेंट है, ज्यादा चलता है, तो मोस्ट ऑफ द इनकम्स ऑफ द पीपल वुड बी मिक्स्ड है। क्यों? खुद ही पैसा लगा रहे, खुद ही मेहनत कर रहे, खुद ही जगह ला रहे, सब कुछ खुद ही कर रहे।
in sectors such as agriculture, trade, transport, etc. In underdeveloped countries, including India, which is developing obviously, it is difficult to differentiate between labor element and the capital element of incomes of the people. In order to overcome this difficulty, एक नया category of income लाया है, नाम है mixed income, and it is introduced, which includes all those incomes which are difficult to separate. ठीक है? तो दूसरा मेथड हो गया आपका. तीसरा, expenditure. In the expenditure approach, also called as income disposal approach. Income वर्ड देखिए, income method मत बोलना, right? एक तो वो फैक्टर इनकम मेथड है या फैक्टर पेमेंट मेथड है, और क्या नाम था? डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड. जो भी आपका टोटल प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बाकी फैक्टर पेमेंट्स में कैसा होता है, उस नाम से. इनकम डिस्पोजल अप्रोच मतलब खर्चा, जो आया है खर्चा, कमाई, वो खर्चा करने का अप्रोच, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड. नेशनल इनकम इज एग्रीगेट फाइनल एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर. तो जीडीपी एमपी ग्रॉस है, डेप्रिसिएशन के साथ, डोमेस्टिक है इंडिया के अंदर, इज सम ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर. अभी फाइनल एक्सपेंडिचर कौन कौन कर सकता, हमने देखा, गवर्नमेंट भी करती, तुम्हारे मेरे जैसे लोग भी करते, और कॉर्पोरेशंस भी, कॉर्पोरेट्स भी करते. तो तीनों भी जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे, वो सारा मिलके हो जाएगा फाइनल एक्सपेंडिचर. इन दिस अप्रोच टू मेजरिंग जीडीपी, जीडीपी एमपी, तो जीवीए एमपी ही है, फाइनल एक्सपेंडिचर एमपी ही है, सिर्फ इनकम मेथड है जो एफसी है, एनडीपीएफसी है, एनडीपीएफसी है, एनएनपी नहीं, एनडीपीएफसी है. ओके, तो ये भी एमपी वो भी एमपी, ध्यान रखना. फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दिस इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो प्राइवेट है तो पब्लिक भी रहेगा, और पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट गवर्नमेंट का खर्चा ऑन कंजम्पशन. गवर्नमेंट का खर्चा नॉट ऑन कैपिटल बट ऑन कंजम्पशन. एग्जांपल, पुलिस का दिया हुआ सैलरी, बाउंड्रीज पे आर्मी, सॉरी, आर्मीज को दिया हुआ सैलरी, आर्मीज को जो गोला बारूद दिया जाता है वो, बट आर्मीज में जो टैंक या मिग 721 जो भी आपके एरोस्पेस लिए जाते हैं, उन सारी चीजों को हटा दे देगा, असेट्स को हटा दे देगा, बट असेट को चलाने के लिए डीजल पेट्रोल जो भी लगता होगा, बोला असला गोला बारूद, ये सारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रहेगा. सो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में पहला सब टाइप प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखते हैं. To measure this, the volume of final sales of goods and services to consumer household and non-profit institutions serving households acquired for consumption, not for use in production, are multiplied by market prices. कौन से, इस साल के या 20 साल के? इस साल के. कंप्यूटेशन करते समय नॉमिनल कंप्यूट किया जाता है, उसके बाद उसे जीडीपी पे ट्रांसफर किया जाता है. कैसे? नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी पे कैसे ट्रांसफर किया जाता है? जीडीपी डिफ्लेटर. ऐसा बहुत दिनों बाद सुना, ऐसा नहीं लग रहा ना? सो मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइसेस, करंट मार्केट प्राइसेस. सो प्रोडक्शन कितना हुआ है, सॉरी नॉट प्रोडक्शन, कंजम्पशन कितना हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइसेस, एंड देन इन सब का टोटल किया जाए. इट आल्सो इंक्लूड द वैल्यू ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड फॉर ओन कंजम्पशन. जैसे किसान कुछ बोरिया गेहूं रख लेगा, मछुआरा कुछ पकड़े हुए मछलियां घर पे खाने के लिए ही रख लेगा. By the households, payments for domestic services which one household renders to another. एक बिजनेस नहीं, साधारण सा आदमी दूसरे साधारण से आदमी को बिजनेस के लाइन के ऊपर बट रजिस्टर्ड बिजनेस के अंदर नहीं कोई सर्विस देता है. एग्जांपल, हाउसमेड, घर पे जो काम करने के लिए मौसी भैया जो भी आते हैं उनका सैलरी, वो भी इसके अंदर आएगा. पेमेंट्स फॉर डोमेस्टिक सर्विसेज व्हिच वन हाउसहोल्ड रेंडर्स टू अनदर, the net expenditure on foreign financial assets or net foreign investment, ये सारी चीजें आती है. कौन कर रहा है फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट? इंडियन लोग करते हैं. ओके, जैसे गूगल के शेयर्स है, ले लेना चाहिए, अच्छा मार्केट गिरा हुआ है. लैंड एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स purchased or constructed by households are not part of PFCE, that is private final consumption expenditure. नहीं है ऐसा. क्या? लैंड एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स purchased or constructed by household. क्यों नहीं आएगा ये? कंजम्पशन थोड़ी ना है वो, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट? दे आर इंक्लूडेड इन ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन. ओके, तो ये सवाल आ सकता है, ये नॉन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि भैया एक आदमी है मिस्टर एक्स, इसने एक घर कंस्ट्रक्ट किया 1.5 करोड़ रुपए का, ये उसके प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आएगा, हाँ या ना? तो ऑब्वियसली ना. तो कहां जाएगा ये? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन. माइंड द वर्ड ग्रॉस. दिस इज बिफोर डेप्रिसिएशन. Thus,
only expenditure on final goods and services produced in the period for which national income is to be measured and net foreign investments are included in the expenditure method of calculating national income. तो यही आएगा जो हम फाइनल गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं प्लस फॉरेन कंट्रीज के फाइनेंशियल एसेट्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब भैया फॉरेन कंट्रीज में आप फाइनेंशियल नहीं फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब सपोज मैं मालदीव्स में एक प्लॉट ले रहा हूँ, क्या वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आएगा? नहीं आएगा। तो फिर कहां जाएगा? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। अभी जो प्राइवेट का हुआ वैसे हुआ नहीं पढ़ के, हाँ वैसे ही गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सिंस द कलेक्टिव सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट सच एज डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, माइंडेड, ये सारे एक्सपेंडिचर्स है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। यहाँ पर हेल्थ केयर का मतलब अस्पताल की बिल्डिंग नहीं है, डॉक्टर्स और परिचारिका दैट इज नर्सेस, वार्ड बॉयज, इनकी सैलरीज है, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वहाँ पे इंजेक्टेबल्स दवाइयाँ वगैरह जो फ्री में बांटे जाते हैं घाटी वगैरह जैसी जगह पे, वो सारी चीजों का खर्चा है। असेट नहीं, कंजम्पशन are not sold in the market. The only way they can be valued in money terms is by adding up the money spent by the government in the production of these services. जैसे कोविशील्ड फ्री में दी गई थी, ली दिया कोविशील्ड गवर्नमेंट ने दिया, बुखार आती थी मस्त। सो ये जो सारा खर्चा है गवर्नमेंट क्योंकि हमको फ्री में दे रहा है, इसका वैल्यू लेना बहुत मुश्किल है। तो गवर्नमेंट को क्या खर्चा पड़ा वो देख लो, वही इसमें ऐड कर दिया था, मतलब इसमें प्रॉफिट एलिमेंट गायब हो जाता है, ऑब्वियसली टैक्स एलिमेंट भी क्योंकि फ्री है। This total expenditure is treated as consumption expenditure of the government. Government expenditure on pensions, scholarship, unemployment allowance, etc. should be excluded. Why? क्यों? क्योंकि कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी हुई ही नहीं है। इट इज मियर ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉकेट टू अनदर पॉकेट। यस, कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी हुई नहीं है। अब जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, समझना जरूरी है। फिक्स्ड कैपिटल और कैपिटल के बीच में फर्क आएगा, आगे आएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या सिंपली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट is that part of country का total expenditure which is not consumed but is added to nation's fixed tangible assets and stock. Minded, fixed tangible assets and stock, although वर्ड tangible यूज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो जीआईज है ये और पेटेंट्स है ये दोनों भी इसके अंदर आते हैं, अल्दो टेक्निकली ये दोनों भी इंटेंजिबल्स है। जीआई क्या होता है? नहीं 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 सॉरी, दीज आर जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स। हल्दी, हल्दी के गुण बेसिकली इंडिया ने ही ओरिजिनेट किए। क्यूरक्यूमिन सुना होगा आपने, दवाइयों में इस्तेमाल होता है क्यूरक्यूमिन। खेती है तुम लोगों की किसी की? अरे भयंकर पैसा उसमें। 100 किलो हल्दी से हार्डली कुछ 25-30 ग्राम क्यूरक्यूमिन मिलता है, जो बहुत सारे दवाइयों में एक मेडिसिनल तत्व के ऊपर यूज होता है, इस बेस पे यूज होता है क्यूरक्यूमिन। गूगल कर लेना, बहुत अच्छा पैसा गवर्नमेंट इस चीज देती भी है, थोड़ा प्लांट यूज सेटअप करना पड़ता है उसका। सो ग्लोबल इंडिकेटर हल्दी का यूएसए ने रजिस्टर कर दिया था। माशेलकर, रघुनाथ माशेलकर नाम सुना है? क्या बात कर रहे हैं, पद्मश्री है, साइंटिस्ट है, महाराष्ट्र के आदमी है, गुजर गए। सो इन्होंने कोर्ट में झगड़ जुगड़, इंटरनेशनल कोर्ट में झगड़ जुगड़ के जीआई इंडिया के लिए खींच कर लाया। बासमती राइस इंडिया में जीआई इन्होंने रजिस्टर करवाया। ऐसे कुछ चुनिंदा लोग हैं, जब गवर्नमेंट को कुछ लेना देना ऐसा था। ग्लोबली इतना पैसा क्यूरक्यूमिन के थ्रू इंडिया कमा रही है जस्ट बिकॉज ये कोर्ट में केस रघुनाथ जी माशेलकर जीत गए। तो ये टैंजिबल नहीं है, इनटैंजिबल है, बट फिर भी इसका कंपटीशन इसमें आएगा। एग्जांपल कोविशील्ड का फॉर्मुलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, किसने बनाया? कोविशील्ड। हाँ बट एनएसडब्ल्यू का नाम कौन? काय की कंपनी? मोदी की कंपनी। कहाँ चले गए तुम? नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, आईसीएमआर। आईसीएमआर, हाँ, सीरम इंस्टीट्यूट ने प्रोडक्शन किया, बनाया नहीं सर। फॉर्मुलेशन इज नॉट ओन्ड बाय सीरम, वो साइरस पूनावाला का, नॉट साइरस पूनावाला, पूनावाला नाम क्या है उसका, जो भी है, पूनावाला, जिसका पूनावाला फाइनेंस भी चलता है।
सो इनकी सीरम इंस्टीट्यूट है जिसने मास प्रोडक्शन किया, फॉर्मुलेशन इनका नहीं है, फॉर्मुलेशन इज आईसीएमआर का है। तुमने वैक्सीन वॉर नाम से मूवी नाना पाटेकर की देखी क्या? दबंग देखी है? हाँ ये देखो तुम, वैक्सीन वॉर सच में देखो, इट्स अ बोरिंग मूवी बट इट्स मस्ट वॉच फॉर एवरी इंडियन। उसके अंदर ही पूरी स्टोरी है कैसे बना। तो इसका पेटेंट किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, बिकॉज आईसीएमआर इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट। नाना पाटेकर इज द इन लीड रोल और डायरेक्टर इज दैट विवेक अग्निहोत्री, पता होगा ना? जी। It consists of the acquisition of fixed assets and the accumulation of stocks. The stock accumulation is in the form of changes in the stock of raw materials, fuels, finished goods and semi-finished goods awaiting completion. Mind it, ये fixed है, लेकिन ये वाला चीज फिक्स नहीं है ना? सो इसका मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आएगा प्लस चेंज इन स्टॉक आएगा जो फिक्स कैपिटल नहीं है। समझ में आ रहा है? Thus, gross investment includes final expenditure on machinery, equipment, and own account production of machinery equipment, expenditure on construction, expenditure on changes in inventories, current asset वाला चीज आ गया, and expenditure on acquisition of valuables। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, क्योंकि एक जगह पे इस्तेमाल हुआ है पूरे मॉड्यूल में, सिर्फ एक जगह पर इस्तेमाल हुआ है, वापस मिलेगा नहीं ये वर्ड। सच है ज्वेलरी, वर्क्स ऑफ आर्ट एटसेट्रा। वेब सीरीज देखते तुम लोग? इंग्लिश वाले देखते हैं, हिंदी वाले देखते हैं? दोनों भी देखते हैं। तो व्हाइट कॉलर नाम से एक वेब सीरीज है जिसमें आर्ट थेफ्ट के बारे में, बहुत अच्छी सीरीज है, देखिए क्या? नहीं, ठीक है। ये तो पता होगा तुमको, वर्क्स ऑफ आर्ट काफी कॉस्टली जाते हैं, एंटीक्स जिसको हम बोलते हैं। गांधी जी का चश्मा एग्जांपल, इट्स नॉट अ वर्क ऑफ आर्ट बट एंटीक है। सो व्हिच वाज बॉट बाय, किधर गांधी जी का आखिरी चश्मा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, और इसे खरीदा था ऑक्शन में इन इंग्लैंड। विजय माल्या जो भाग गए इंडिया से, इन्होंने खरीदा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डोनेट कर दिया। सो अब उस चश्मे की वैल्यू आई डोंट नो मिलियंस ऑफ डॉलर में रहेगी, तो उसका टेक्निकली वैल्यू कुछ भी नहीं है, बट अगर आपने वैल्यूएबल्स अक्वायर किए बाहर से तो यू कैन ऐड दोस अप। अभी मोदी जी गए थे यूएसए दौरे के ऊपर, तो जो बाइडेन ने बहुत सारे एंटिक्स वगैरह दिए कि तुम्हारे इंडिया से हम लोगों ने किधर से लूट के लाए थे या फिर पकड़ के लाए थे या हमको गिफ्ट मिले थे, ये लेके जाओ वापस से। तो जब वापस से लेकर आए, फॉर फ्री आया बट वैल्यूएबल्स है, आपने अक्वायर किया, कितने में अक्वायर किया? फॉर फ्री। तो उसका जो मार्केट वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में, वो वैल्यू ऐड कर दिया जाना चाहिए। समझा? Now net export, you understand this, export minus import, positive तो add करो, negative तो less करो। Net exports are the difference between exports and imports of a country during the accounting year. It can be positive or negative, you know it. Now NNPFC, that is national income, expenditure method में कैसा है? सबसे पहले GDPMP आ सकता है by C, GDFC नहीं है वो, GDCF है, सॉरी मैं क्यों सॉरी बोल रहा हूँ। सी फॉर कंजम्पशन, कंजम्पशन दो टाइप का, एक तुम्हारा, एक गवर्नमेंट। दूसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स ही नहीं, चेंज इन स्टॉक भी, फिक्स कैपिटल आएगा प्लस चेंज इन स्टॉक आएगा, इसलिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और एनएक्स क्या है? नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इससे मिलेगा जीडीपीएमपी, उसके आगे का रास्ता आपको पता है, जीडीपीएमपी में एनएफआई ऐड कर दो, डोमेस्टिक का हो जाएगा नेशनल, और इसमें से अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस करोगे तो एमपी का हो जाएगा एफसी, और जब आप एफसी में से डेप्रिसिएशन हटा दोगे, सॉरी जीएनपी में से डेप्रिसिएशन हटा दोगे तो जी का हो जाएगा एन, और यही तो चाहिए था। समझा? रास्ते एकदम क्लियर है, बहुत स्वीट है ये सॉल्व करने के लिए, कंफ्यूज मत होना जब सारा डेटा एक साथ आ जाए। आइडियली all the three methods of national income computation should arrive at the same figure। सही है? आप डेटा को किधर से भी देखो, डेटा वही होना चाहिए, फिगर वही आना चाहिए, बट when the national income of a country is measured separately using these methods, we get three-dimensional view of the economy. Each method of measuring GDP is subject to measurement errors, and each method provides a check on accuracy of other methods. By calculating total output in several different ways and then trying to resolve the differences, we will be able to arrive at a more accurate measure than would be possible with one method alone. Moreover, different ways of measuring total output gives us different insights into the structure of economy. In short, क्या वो बोल रहे अलग अलग मेथड से कंप्यूट करने की कोशिश करो, आगे नहीं दिया है बट अलग अलग फिगर्स आते हैं। आइडियली शुड अराइव एट सेम फिगर अगर थ्री मेथड से आप कंप्यूट करते हैं आइडियली, बट रियली नहीं होता है, रियलिटी में आइडियल सिचुएशन प्रिवेल नहीं करती। इनकम मेथड में भी अंडरलाइन कर लो, इनकम मेथड मोस्ट सुटेबल किधर?
डेवलप्ड इकोनॉमीज जहां पर पीपल प्रॉपरली उनके इनकम टैक्स रिटर्न्स सबमिट करते हैं. With the growing facility in the use of commodity flow method of estimating expenditures, an increasing proportion of national income is being estimated by expenditure method. क्योंकि expenses अच्छे से account करना possible हो रहा है because of advent of GST returns. As a matter of fact, countries like India are unable to estimate their national income wholly by a single method. Thus, in agriculture sector, India में एग्रीकल्चर सेक्टर नेट वैल्यू एडेड मेथड यूज कीजिएगा फॉर प्रोडक्शन मेथड. इन स्मॉल स्केल सेक्टर नेट वैल्यू एडेड इज एस्टिमेटेड बाय इनकम मेथड. तो स्मॉल स्केल के केस में, एग्री के केस में नेट वैल्यू एडेड मेथड, स्मॉल स्केल के केस या फिर प्रोडक्शन मेथड भी बोल सकते हैं. स्मॉल स्केल के केस में इनकम मेथड. एंड इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर नेट वैल्यू एडेड इज एस्टिमेटेड बाय कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक्सपेंडिचर मेथड. एग्जाम में फ्लैट क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कौन सी मेथड ज्यादा काम आएगी, इनकम, प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर, ऑल ऑफ दिस. तो लिखना है हमने कंस्ट्रक्शन के लिए एक्सपेंडिचर मेथड, राइट. अगर आपको समय मिल जाए घर पे, इंडस्ट्री मेथड डब्बा बना लो. जब वापिस से देखोगे ना, फट से दिमाग में आ जाना चाहिए. प्लीज बनाओ, हेल्प करेगा ये. डू नॉट एक्सप्लेन, मैंने बना के देना. अरे आगे क्वेश्चंस करें शुरू. Calculate national income by value added method with the help of following data. Value added method कौन सा है? प्रोडक्शन है, इनकम है या एक्सपेंडिचर है? ओए वैल्यू एडेड बोला है ना, वैल्यू एडेड. तो जीवीए चाहिए हमको. ग्रॉस वैल्यू एडेड के लिए हम क्या देखते हैं भैया? सेल. हाँ, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, इन दोनों का डिफरेंस. बट क्लोजिंग माइनस ओपनिंग या ओपनिंग माइनस क्लोजिंग? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. मतलब 700 ये सेल है, प्लस क्लोजिंग कितना है 400 और ओपनिंग कितना है 500. ठीक है. इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेस किया जाता है, ब्रेड का खर्चा 350. हमको चाहिए नेशनल इनकम. इससे क्या पैदा हो वही भूल गया मैं. जीवीए, एमपीएफसी, एमपी. जीवीए एमपी ही क्या है? जीडीपी एमपी, दैट इज जीवीए एमपी, दैट इज दिस फिगर ही है ना, और कुछ है क्या? नहीं. चलो बोलो. 700 माइनस 350 बचा 250, राइट. ये 250 है. दिस इज जीडीपी एमपी 250. अब एक एक चीज देखते हैं. ये भी हो गया अपना नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड. अगर मैं ऐड कर दूं एनएफआईए, क्या बनेगा? 30, 280. ये क्या है? जीएनपी एमपी. ओके, ये हो गया. डेप्रिसिएशन ऐड करूं लेस करूं? लेस. डेप्रिसिएशन कितना है? 150. कितना बचता है? 130. अरे बाप, इतना कम. ये क्या है? एनएनपी एमपी और ओके एक्सेस टैक्स, इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं, माइनस सब्सिडी. 110 माइनस 50 कितना हो जाता है? ये 60. 60 ऐड करूं लेस करूं? लेस. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना था? 60. सिर्फ 70. ये एनएनपीएफसी. कुछ गलत तो नहीं हुआ? ठीक है. 70 करोड़ रुपए इज योर नेशनल इनकम. समझा है? वुड यू बी एबल टू डू इट? नाइस. कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा. क्या इसमें कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज आएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं आएगा. ठीक. कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज नहीं आएगा. इंटरमीडिएट ये क्या को लग रहा है? रेंट लगेगा, हाँ. इंटरेस्ट लगेगा, हाँ. सिर्फ क्या चाहिए? प्रॉफिट. देखो प्रॉफिट की तरह, प्रॉफिट है ही नहीं. अरे मिक्स इनकम भी लगता, मिक्स इनकम भी लगता. अब प्रॉफिट नहीं है तो क्या करूं मैं? चलो हमारे पास जो डेटा है उससे हम क्या बना सकते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं. सेल है 4000, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर मैं लेस कर दूं तो कितना है? कैसे भी लो 3400. ठीक है. इसको बाजू छोड़ता, इसको बाजू छोड़ता, इसको बाजू छोड़ता. कंजम्पशन भी बाजू में चला, नेट इंटर टैक्सेस भी बाजू होता.
तो इससे क्या पता चला, सेल माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन से जीवीए दैट इज जीडीपी, जीडीपी एमपी कितना बोला 3-400। ओके, आप रेंट इंटरेस्ट वगैरह वगैरह सब मिला के क्या बनाते हैं? एब्सोल्युटली फाइन। कहाँ बनता है, कौन सी मेथड में बनता है ये? प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड? इनकम ना बेटा, फैक्टर में बांटा जा रहा है इनकम मेथड। वहां क्या बन रहा था? एनएनपी बन रहा था, एनडीपी बन रहा था, राइट है। इसका मतलब यहां से खेल खेल के एनडीपीएफसी पे चल जाऊं मैं तो मजा आ जाए, समझा? रास्ता समझ में आ रहा है? ओके, तो सेल हो गया मेरा यूज, कंजम्पशन हो गया मेरा यूज, ये कॉम्प्लेक्स वगैरह तो हम बाद में देखने वाले। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 500 है, अगर मैं इसे हटा दूं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 500 हटा दूं तो क्या बचेगा? 2900। ये क्या है? जीडीपी एट एफसी। अभी इसमें से डेप्रिसिएशन हटा दूं तो एनडीपीएफसी आएगा, है क्या डेप्रिसिएशन? कहां से लाया? हाँ, फिक्स कैपिटल, ये 200, यही डेप्रिसिएशन होता है 2700। ये क्या है फिर? एनडीपीएफसी। लेकिन हमको पता है एनडीपीएफसी क्या क्या होता है? wages that is compensation to workers, right, plus operating surplus plus mixed income, right? This is what NDPFC, which is 2700, wages 800, तो ऑपरेटिंग सरप्लस पता नहीं, और मिक्स इनकम नीचे था 400, देख लिया ना? ये 1200 कम कर दो, 1500 रुपए बचता है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस ही पूछा था 1500 रुपए, ऑपरेटिंग सरप्लस 1500, राइट। इसी के साथ अगर प्रॉफिट पूछते थे तो वो भी आ जाएगा हमारे पास से, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में से अगर मैं रेंट हटा दूं, इंटरेस्ट हटा दूं, तो क्या बचेगा? प्रॉफिट। ये है 1500, 400 और 300, 700 हटा दो, 800 रुपए प्रॉफिट है, पूछा नहीं तो नहीं निकाला। लॉजिक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अगले क्वेश्चन पे चलना है, रिवाइज करना है, ये समझा? अभी एनडीपीएफसी सेकंड वाला मेथड के अंदर आप याद करो, हमने क्या देखा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या है? सब लोगों का, तुम्हारा मेरा डोमेस्टिक, अंदर अंदर बाउंड्री के अंदर इनकम क्या क्या होता है उसमें? वेजेस होते हैं, कॉम्पेंसेट टू एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, ये तीन चीजें, प्रॉफिट भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया, रेंट भी आ गया, प्लस मिक्स इनकम भी आ जाता है। ये डोमेस्टिक की इसलिए एनएफआई लेते नहीं, अगर ये नेशनल होता तो एनएफआई भी आ जाता, ग्रॉस होता तो डेप्रिसिएशन भी आता, ग्रॉस नहीं है और डोमेस्टिक है, इसलिए तीन ही चीजें हैं। क्या क्या है? वेजेस है, ये तीन चीजों का गुच्छा, और मिक्स्ड इनकम मिला के एनडीपीएफसी आया, फिगर्स डाले और ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया, समझा? यहां पर प्रॉफिट एक एलिमेंट होता तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, एक दो तीनों का एडिशन हो जाता था। यस, बट इतना सिंपल सवाल देंगे नहीं। वैल्यू एडेड मेथड से चाहिए, मतलब पहली मेथड जीवीए, वैल्यू ऑफ आउटपुट इन प्राइमरी सेक्टर 2000, इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेस कर दो, वैल्यू ऑफ आउटपुट इन सेकेंडरी सेक्टर वावा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन सेकेंडरी में लेस कर दो, आउटपुट इन टर्शियरी सेक्टर वावा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेस कर दो। ये क्या है? जीवीए एमपी होना चाहिए, राइट है? वैल्यू ऑफ आउटपुट इन टर्शियरी सेक्टर, ये एमपी आएगा एफसी आएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। नेशनल इनकम है, ये अलग से दिया है, चलो इसे जीवीए एमपी ही पकड़ना ज्यादा सही रहेगा। जीवीए एमपी करो भला, 2000 माइनस 200, 1800, 2000, 3800, 4800, 4800, यहां पर आता है 4800, दिस इज जीडीपी एमपी, राइट। अगर ये -30 एनएफआई ऐड कर दूं तो 4770 आएगा, ये क्या आएगा? जी एनपी एमपी, राइट। इसकी वजह से ये 300 क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसको हटा दूं तो आएगा 4470, दिस इज व्हाट जी एनपी एफसी, नाइस। और ये 470 है, डेप्रिसिएशन हटा दूं 470, एग्जैक्टली 4000 बच रहे हैं ना, दिस इज
एनएनबीएफसी, और यही आपका नेशनल इनकम होता है क्या रे? हाँ है, 4,000 करोड़। समझा है? नेट वैल्यू एडेड बाय फैक्टर कॉस्ट। नेट वैल्यू एडेड चाहिए आपको, फैक्टर कॉस्ट से नेट वर्ड यूज किया है, मतलब डेप्रिसिएशन हट जाना चाहिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड नहीं, नेट वैल्यू एडेड। और फैक्टर कॉस्ट मेथड बोला है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या रहेगा, आपको सारे फैक्टर पेमेंट चेक करने पड़ेंगे, बट है नहीं कहीं कुछ भी यहाँ पे, तो सीधा प्रोडक्शन मेथड के अलावा ऑप्शन नहीं है आपके पास। परचेज ऑफ मटेरियल क्या करूँ इसका, अभी तक ये वर्ड कभी नहीं देखा था, तो इसको 2 मिनट बाजू में रख दो, देखेंगे कहीं यूज कर सकते हैं क्या। सेल देखा है, हाँ, प्लस चेंज इन स्टॉक, तो सेल 450, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग -10 है ना, मतलब प्लस -10। और इसके साथ क्या था आपको याद है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन रिड्यूस करते कुछ है क्या, हाँ है 200, ये भी -200 कर दो, कितना हो गया 240। ये क्या है, जी डी पी एम पी, करेक्ट है। तो ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया। तो आपको क्या चाहिए, नेट वैल्यू एडेड, डिप्रेशन हटा दो, किधर गया 30 है ना, लेस 30, तो दिस विल बी एन डी पी एम पी, एक्चुअली डी इज वी ओनली, 210 नेट वैल्यू एडेड, मार्केट प्राइस पे हो गया, बड़े फैक्टर कॉस्ट भी चाहिए, एड फैक्टर कॉस्ट बाय नहीं है वो, तब कंफ्यूजन हो गया। एनवी एड एफसी, तो एक्साइज टैक्स अरे लेस ना बेटा, एडेड ऑलरेडी, और ये 15 सब्सिडी ऐड करो, तो 180 आ रहा है मेरा, दिस इज एन डी पी एफ सी, और एनडीपी इज नथिंग बट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज 180। या समझा है? एक्सपेंडिचर मेथड यूज करने को बोला है, और इनकम मेथड भी यूज करने को बोला है, मतलब कैलकुलेट एनआई विद एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, दो नेशनल इनकम आएंगे, आइडियली 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 सेम आने चाहिए। पहले अपने काम करते एक्सपेंडिचर मेथड देखते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में कॉम्पेंसेट टू एम्प्लॉइज, ये इनकम है, छोड़ दो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्या चाहिए, नेशनल इनकम चाहिए ना, हाँ, तो ये दोनों में भी देखना पड़ेगा। नेट इंटरनेट टैक्सेस एफसीएमपी के लिए काम आएगा, एक्सपेंडिचर मेथड छोड़ो, ये भी काम का नहीं है। हाँ, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सपेंडिचर मेथड में ये आता है, आपको याद है एक्सपेंडिचर मेथड, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जीडीएफसी है ना, जीडीसीएफ कैपिटल फॉर्मेशन, और उसके बाद एक्स एम नेट एक्सपोर्ट। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अपने को तो ग्रॉस चाहिए, कोई डेप्रिसिएशन रहेगा, ये बाजू में चलो, है ना, क्या हुआ, वही बता, अच्छा वही बता रहे, कितना हो गया ये, अरे ऐड कर लेना, ये नेट है ऑलरेडी, नेट मतलब डिफरेंस कट चुका है, आपने ग्रॉस पे लाना है बेटा, 900, 900 ये क्या है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, तो डोमेस्टिक डाल देता हूँ, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स बोला है क्या, नहीं, ओके। इसके साथ कंजम्पशन चाहिए, रेंट इंटरेस्ट छोड़ दो, ये छोड़ दो, हाँ, ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1100, सही है, तो कंजम्पशन में गवर्नमेंट, अभी कंजम्पशन प्राइवेट वाला है क्या देखो, ये प्राइवेट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2000, राइट है, कंजम्पशन क्या ये प्राइवेट, इट इज 2000, इसी के साथ नेट एक्सपोर्ट भी चाहिए है क्या, हाँ 30, ये सब ऐड होना चाहिए, 2 2 4000 30,
एक मिनट, और कुछ चाहिए क्या? ये थोड़ी ना एनएनपीएफसी है, दिस इज एनडीपीएफसी। एनडीपी एफसी है एमपी, दिस इज एनडीपी, ये तो पता है। एनडी नहीं, जीडीपी, क्योंकि ग्रॉस ले लिया हमने, ये ऐड कर दिया, राइट? जीडीपी एमपी एफसी। कंजम्पशन है, एक मिनट, आई जस्ट नीड टू टेक सम हेल्प। कितना नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस? 120। इन्होंने पकड़ा ही नहीं कुछ। 430 तो आया है अपना भी, बट दिस इज जीडीपी। एमपी मार्केट प्राइस, राइट? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारे मार्केट प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई हुए थे, राइट? और मार्केट प्राइसेस में इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड हुए हुए हैं। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर मैं यहां से हटा दूं, लेस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना? 120, ये हटा दूं तो मुझे मिलेगा जीडीपी एफसी, नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड 20, ऐड कर दूं क्या आएगा? ये जीएनपीएफसी, और इसमें से ऑब्वियसली ये कंजम्पशन हटा दूं, डिप्रिसिएशन। इज इट एनएनपीएफसी? कितना आ रहा है ये? 3800। क्या हमारा मैच हुआ? यस, 3800। ओके, अभी इनकम मेथड को हम चेक करना चालू करते हैं। इनकम मेथड आपको याद होगा, क्या ये आएगा इनकम मेथड में? हाँ, एक। क्या ये आएगा? हाँ, लो कैलसी पे 1200 प्लस 800, क्या ये दोनों आएंगे? ऐड कर दो 400 और 620, क्या ये आएगा? यस, 700। नाउ व्हाट इज दिस? ना ना, फिगर आया, बट आंकड़ा नाम क्या है इसका? हाँ, चलो, ये ऑपरेटिंग सरप्लस है और कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है और मिक्स इनकम भी है। ये सब मिला के क्या हो रहा था? एफसी पक्का है। एनडीपीएफसी डेप्रिसिएशन ऐड होगा तो जी हो जाएगा, अपने को जी नहीं चाहिए, एन चाहिए, तो एनडीपीएफसी आ गया। कितना आया? 3720। एनडीपी है ये। इस एनडीपी में नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करोगे तो एनपी हो जाएगा। तो जो भी आंकड़ा आपके कैलसी पे प्लस 20 कर लो, 3740। अब तो और कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, परफेक्ट आया। सो एनआई और एनआई अलग अलग मेथड से अलग अलग आता है, इनडायरेक्टली प्रूव किया है क्वेश्चन के हिसाब से। समझा या फिर से एक बार देखना है पूरा? व्हाट आई वुड सजेस्ट, अगर आपको अच्छे से समझ गया तो नथिंग लाइक इट, बिल्कुल नहीं समझा तो वापस पूछो, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। कच्चा पक्का समझा तो घर पे जाके वापस एक बार पूरा सॉल्व करो, जो भी मर्जी। क्या करूं? करेंगे घर पे? कच्चा पक्का समझा है? बढ़िया। 14 फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट जीडीपी एफसी। जीडीपी ये जीएनपी है, इसमें एनएफआई हटा दो, है ही नहीं। कहाँ है? टू अब्रॉड है, हाँ तो यही है जो बाहर भेजा है, टू अब्रॉड भेजा है, तो ये नेगेटिव है, -80। 61,500 -80, 61,420 पहला। क्या ये फिगर गलत है सर, दिस फिगर इज रॉन्ग, दिस इज नॉट करेक्ट। चलो फिर से ट्राई करते हैं। जीडीपी एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक इंडिया के अंदर। सो प्रोडक्शन मेथड हम लगा सक रहे क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, इसी के साथ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है क्या? इनकम मेथड के हिसाब से जाने की कोशिश करते हैं। इनकम मेथड में क्या आ रहा है? कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मतलब ये ऑपरेटिंग सरप्लस, ये वेजेस, और इसी के साथ साथ मिक्स इनकम है क्या?
है ही नहीं, मिक्स इनकम जीरो पकड़ लो। इन चारों का टोटल कितना है? 3000 प्लस 800 प्लस 900 प्लस 1300 17 6000। तो इन तीन चार सबका टोटल 6000 प्लस मिक्स इनकम जो नहीं है, ये होना चाहिए फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जी, जी नहीं एन, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। डू यू एग्री? यस और नो? देखो क्या है, हमारा जो इनकम है वो हमने बांटा, ये ट्रेडिंग का डेबिट और ये पीएनएल का डेबिट, राइट है। इसके अंदर टैक्सेस नहीं आए हैं तो फैक्टर कॉस्ट है, और डोमेस्टिक इंडिया के अंदर का ही है। हमको जीडीपी बोला तो इसके अंदर डेप्रिसिएशन ऐड करो, डेप्रिसिएशन अलग से दिया नहीं है, बट इन दोनों का नेट करके हमको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ग्रॉस है 900, नेट है 800, मतलब 100 का डिफरेंस है। तो ये 6000 में से 1000 100 हटा दो, 5900, मेरे हिसाब से 5900 जीडीपी आना चाहिए, जो कि नहीं आया है। क्या बच गया हमारा? 3 3 800 8 2 16 17 4 700 5 6 6000 माइनस 100 5 900 आ रहा है मेरा। नेट एक्सपोर्ट की जरूरत नहीं है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एफसी है। आपको क्या चाहिए? एफसी ही चाहिए था क्या? अच्छा ये डिप्रिसिएशन ना, तो ये क्या? अच्छा ये एनडीपी था प्लस आएगा, राइट राइट राइट, जीडीपी एफसी, जीडीपी एफसी 6100 और उनका भी 6100 ही है, राइट। गड़बड़ हो गई है क्वेश्चन में, ये फिगर गलत है सर, कहीं तो लिख दो, या कहीं तो क्या उसी के बाजू में लिख दो, दिस इज इररिलेवेंट, आई नहीं फिगर काम। दूसरा जीडीपी एमपी, छी, अब इसको एमपी में कन्वर्ट करना है, 300 ऐड कर दो, 6400। बेसिक क्वेश्चन था, डेटा गलत है। चलो एनएनपीएफसी क्या मांगा इन्होंने? नेशनल इनकम, एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। चलो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये आता है सी का पहला हिस्सा, इसी के साथ गवर्नमेंट का पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी मिलके कितना हो गया? 15, राइट। 10 और 5 मिटा देता हूं इसको, मतलब ध्यान रहेगा। इसके बाद हमको क्या चाहिए है? ग्रॉस फिक्स कैपिटल, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, है ना, डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, सिर्फ फिक्स्ड है, तो ये 350 तो आएगा ही, प्लस नॉन फिक्स वाले चेंज इन स्टॉक 30, ये भी ऐड हो जाएगा। कंजम्पशन आ गया, जीडीएफसी आ गया, और क्या आइटम था इसके अंदर? एक्स माइनस एम, नेट एक्सपोर्ट था ना, तुमको फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? क्या बेटा, मुझे पूछो। देखो ना, 2 30 है यहाँ पे, ये एक 30 है और ये एक 30 है, ये 30 कौन सा है? ऊपर वाला, नीचे वाला है, चेंज इन स्टॉक वाला है, राइट है, तो ये वाला निपट गया। इसी के साथ नेट एक्सपोर्ट भी चाहिए, कितना नेट एक्सपोर्ट? ये 20। इससे क्या पता चला मुझे? कंजम्पशन जीडीएफसी प्लस नेट एक्सपोर्ट या नेट एक्सपोर्ट जो भी है, 300 400 415। थर्ड मेथड दी है, ये क्या बना है? दिस इज एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से एनडीपीएफसी या जीडीपीएफसी, जीडीपीएफसी बना, ओके भाई साहब, जीडीपी एमपी है, ये कंजम्पशन है, पहला और तीसरा एमपी पे चल रहा था, दूसरा वाला एफसी पे चल रहा था, समझ में आ रहा है। और दूसरा थोड़ी देर पहले हमने देखा कंजम्पशन जो हो रहा है वो मार्केट प्राइसेस पे हो रहा है, और मार्केट प्राइसेस में टैक्सेस एडेड है। सो ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, डेप्रिसिएशन यूज नहीं हुआ, लेस कर दो, दिस विल बी एनडीपी एमपी, दिस इज 200 सॉरी 385, डेप्रिसिएशन भी यूज हो गया, सब्सिडी टैक्सेस का है
है ही नहीं, ठीक है। तो सब्सिडी लेस करना, ऐड करना पड़ेगा, क्या करूं? सब्सिडी लेस करूं, ऐड करूं? इनडायरेक्ट टैक्स लेस करते, क्योंकि मार्केट प्राइस में टैक्स बढ़ाया था और सब्सिडी घटा चुका है, तो उसे बढ़ा दो, ऐड करेंगे सब्सिडी। तुला कन्फ्युजन झालं असं वाटतंय मला, हा? सब्सिडी ऍड नक्की? ओके ओके, सब्सिडी 100। फिर ना, इनकम पेड टू अब्रॉड, ये फैक्ट्री इनकम मानकर चलते हैं। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? एनडीपी एफसी, राइट, विच इज 485। इनकम पेड टू अब्रॉड मतलब बाहर गया इनकम, ये नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, माइनस होएगा, एड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस 20, दिस इज 465, दिस इज एनएनबीएफसी। अरे मिल गया 465। पर नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स ये ऐड करना रह गया अपना, ये भी ऐड होता है, तो ये सब 10 10 से चेंज करना पड़ेगा। चलिए इधर 10 ऐड कर देते हैं, 475, सब 10 10 से ऐड होगा, चेंज होगा, आंसर हैज टू बी 475। ओ क्या चेंज हुआ है हमारा? 315 है, 10 और 5 15, प्लस जीडीएफसी 350 और 30 क्या था? 30 क्या था? चेंज इन स्टॉक 5 10, 5 10 350 10 वैल्यूएबल्स माइनस 20, ये हमने भी किया है, और इसमें डिप्रिसिएशन लेस किया 30 हमने भी किया, ये 20 क्या है और ये 20 क्या है? हमने भी 2 बार 20 लेस किया। अरे थोड़ी सी गलती क्या हुई, ये नेट इंपोर्ट है, इंपोर्ट है, हमने एक्सपोर्ट कंसीडर करके ऐड कर दिया, मतलब ये 20 लेस होना चाहिए था, लेस ना होता है ऐड हुआ, तो डिफरेंस कितने का पड़ा? 20 का 40 का? 40 का, 40 का डिफरेंस पड़ा, तो 40 घटाना पड़ेगा, 475 माइनस 40 435 आ गया, सही है। एक फालतू मिस्टेक, वर्ड ठीक से पढ़ा नहीं हमने, इंपोर्ट है, ये हाईलाइट कर दो, वर्ड को हाईलाइट कर दो, समझा है? ये वापस से सॉल्व करना तुम लोग, तुमको चाहिए तो मैं अभी भी कर सकता हूँ, करूँ क्या, रहने दूं? गाइस बोलते हैं, पटपट बोला ना, कर लूं, ठीक है। हाँ बोलो, एक मिनट। हाँ साफ, आपके पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है सी, सी 15, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नहीं नहीं 350 प्लस ये 30 रुपया, 380 प्लस नेट इंपोर्ट, एक्चुअली माइनस नेट इंपोर्ट, इंपोर्ट है 20, और ए वैल्यूएबल्स आ गया टाइम, ऐड कर देते 10 वैल्यूएबल्स, दिस इज व्हाट जी डी पी एम टी, कितना हो रहा है ये? 385, ठीक, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। अब डेप्रिसिएशन लेस करेंगे 30, 355, दिस इज एनडीपीएमटी, सब्सिडी ऐड करना पड़ेगा, 455, दिस इज एनडीपी एफसी, इनकम पेड टू अब्रॉड, एड एनएफआई माइनस करना पड़ेगा, -20,
और 35 दिस इज एनपी एफसी। ठीक, अब थियरी पार्ट है, सिंपल है। द सिस्टम ऑफ रीजनल अकाउंट्स इन इंडिया, जीडीपी एंड वेलफेयर, क्या सच में जीडीपी वेलफेयर का इंडिकेटर है? नहीं है। लिमिटेशंस और चैलेंज ऑफ नेशनल इनकम कंप्यूटेशन, और हो गया। सो कल ये खत्म करना है। इसके बाद इसके नीचे कितने क्वेश्चन है? फटाफट तुम पढ़ने पलटो, मेरे पास बहुत टाइम लग जाएगा। 15 ये हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद आई गिव यू पेपर ऑफ 50 क्वेश्चंस इसी टॉपिक के ऊपर। इसमें एक भी न्यूमेरिकल नहीं रहेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड। व्हाट आई नीड यू टू डू इज गो थ्रू ईच एंड एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ दिस चैप्टर। सिर्फ आखिरी वाला जो सेक्शन है, जो पूरा थ्योरी पार्ट, उसको डिटेल में ले लूंगा। ये पेपर मैं घर पे दूंगा, तो मतलब टेस्ट ऐसा मत कंसिडर करो इसे। घर पे शांति से देखो तुमको कितना समझा, समझ में आएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है।